संबलपुर गांव में रहने वाला रमेश अपनी पत्नी बेला और दो बच्चों मीरा और बबलू के साथ रहता था। रमेश अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। रमेश बहुत ही लजीज खाना बनाता था, जिस कारण से उसका ढाबा ठीक ठाक चला करता था। वाह भाई रमेश, क्या खाना बनाते हो तुम। बहुत ही लजीज खाना है। इतना टेस्टी खाना तो मेरी माँ भी बनाया करती थी। तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है, इसलिए तो मैं तुम्हारे ढाबे में ही खाने आता हूँ। वाकई में रोहित भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। रमेश भाई का खाना तो वाकई में बहुत लजीज होता है। माँ के खानों की याद दिला देता है। इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मैंने तो आज तक खाया ही नहीं है कहीं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी ऐसा खाने को नहीं मिलता है। वाकई में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आप लोगों का। आप लोगों को इस गरीब का खाना इतना अच्छा लगता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आप लोग मेरे ढाबे पर इसी तरह आया करो। उसके ढाबे में गांव के और आसपास के लोग खाने के लिए आया करते थे। लेकिन अब बारिश का मौसम आ गया था। रमेश का ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण से बरसात का पानी अब उसके ढाबे में टपकने लगा था। और इस बरसात के कारण अब उसके पास ग्राहक नहीं आते थे, जिस कारण से उसका धंधा अब मंदा पड़ गया था। अब उसके ढाबे में कम ग्राहक आने लगे थे, जिस कारण से वह बहुत चिंतित हो जाता है। हे ऊपर वाले, पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत ही कम ग्राहक आ रहे हैं हमारे ढाबे पर। अगर इस तरह चलता रहा तो हमें कहीं ढाबा ही बंद न करना पड़ जाए। चुप करिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश का मौसम है और हमारा ढाबा भी टपकता है, इसलिए शायद कम ग्राहक आते होंगे। चलिए मैं आज साथ में ढाबा चलती हूँ। इतना कहकर वे दोनों अपने ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी वे दोनों सारा खाना बनाते हैं, लेकिन सारा खाना बच जाता है। कोई भी ग्राहक नहीं आता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही होती है और ढाबे में भी पानी टपक रहा होता है। लगता है आज भी ग्राहक नहीं आएंगे। सारा खाना फिर से गरीबों को देना होगा, नहीं तो सारे खाने बर्बाद हो जाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाना अगर गरीबों में नहीं बांटा तो वाकई में ख़राब हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, खाना गरीबों को दे आते हैं। हमारा नहीं, किसी और का भला हो जाएगा। उस दिन भी वे दोनों खाना गरीबों में बांट देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होती है और बिजली भी चमकती है, और उसका बिजली ढाबे में जा गिरती है और पूरे ढाबे में आग लग जाती है। ये क्या हो गया बेला? मेरी तो पूरी रोजी रोटी ही छीन गई। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है जी, लेकिन आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिन ब दिन बारिश बढ़ती ही जा रही थी और रमेश उसी बारिश में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन रमेश को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। उल्टा वह बीमार पड़ जाता है और उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे करके वे लोग अपने दिन काट रहे थे। एक दिन की बात है, बेला का सौतेला भाई बिलाल उसके घर आता है। अरे क्या चीज़ है जी, रोज रोज इतनी बारिश में काम ढूंढते रहते हो, परेशान होते रहते हो। चलो मेरे साथ चलो और मेरी दुकान में काम करो। वैसे भी मेरा स्टाफ अपने गांव गया हुआ है। और मैं आपको महीने के आखिरी में पैसा भी दे दिया करूँगा। क्यों बेला, ठीक कहा ना मैंने? अरे हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्यों नहीं। वैसे भी इनके पास कुछ काम तो है नहीं, वहीं काम कर लेंगे, वही अच्छा होगा। ठीक है बिलाल भैया, आप लोग को जैसा ठीक लगे मैं कर लूँगा काम। वैसे भी खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैं चलने को तैयार हूँ। अब रमेश बिलाल की दुकान में काम करने चला जाता है। वह दिन रात काम करता, बिना एक मिनट भी आराम किए वह दुकान में ही लगा रहता। जब भी माल आता वह सारे माल गाड़ी से उतार कर रखता और दुकान की देखरेख बहुत ही अच्छी तरह से किया करता। लेकिन जैसे ही महीने पुरने को आते और रमेश तनख्वाह की बात करता, बिलाल टाल मटोल करने लगता था। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये कैसी बातें कर रहे हैं बिलाल भैया आप ही ने तो कहा था उस दिन बिला के सामने कि महीने की आखिरी तारीख को आप मुझे तनख्वाह देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ आपको काम की ज़रूरत है, लेकिन मैंने आपको यहाँ काम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी मदद करने के लिए बुलाया था।
और मदद करने के लिए भी कोई पैसे मांगता है क्या? आपने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं आपको देख लूँगा। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे धमकी मत दो। बहुत आए मुझे सबक सिखाने वाले हैं। बेचारा रमेश अब करता भी क्या, दुखी मन से वह घर लौट आता है। अरे आप आ गए, आज तो महीने की आखिरी तारीख भी है, फिर तो तनख्वाह भी मिल गई होगी आपको। फिर तो पापा आप कल ही मेरी ट्यूशन की फीस जमा कर दीजिए। वो ट्यूशन में टीचर हमें रोज रोज फीस के लिए टोकती रहती है। हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही फीस जमा कर दूंगा, तुम लोग परेशान मत हो। इतना कहकर रमेश अपनी पत्नी बेला के पास कमरे में चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ना जाने क्यों बेला, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? हुआ क्या है? सारी बात बताइए ना मुझे। तभी रमेश रोते हुए सारी बातें अपनी पत्नी को बताता। हे ऊपर वाले, वो इतना मक्कार निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छी, मुझे तो उसे भाई कहने में भी शर्म आ रही है अब तो। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रमेश काम ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे कोई चीखता हुआ मिलता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। बेचारा लड़का रोड पर घायल अवस्था में पड़ा था, लेकिन वहां से आने जाने वाले कोई भी लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन रमेश तुरंत ही उसे टैक्सी कर हॉस्पिटल पहुंचाता है। अच्छा किया जो समय पर हॉस्पिटल ले आए इसे, वरना ज़्यादा खून बहने की वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। वैसे अब ये खतरे से बाहर है। मैंने कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ दिया है जिसकी वजह से ये नशे में है। अभी थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगा। वह बच्चा जिसका नाम राघव था, गांव के बहुत बड़े मुखिया का बेटा होता है। जैसे ही मुखिया को ये बात मालूम होती है, वह फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचता है और रमेश का बहुत ही शुक्रिया अदा करता है। बेटा तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी मदद की है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ इनाम है, इसे रख लो। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं ये नहीं रख सकता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने किसी लालच से इस बच्चे को नहीं बचाया है, बल्कि एक इंसानियत के नाते बचाई है। रमेश की लाख मना करने और समझाने के बाद भी मुखिया उसे वह अटैची दे ही देता है। बेटा मैं तुम्हें इंसानियत के नाते ही ये गिफ्ट दे रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है। तुम्हारा मेरे ऊपर जिंदगी भर उपकार रहेगा। रमेश उस ब्रेव केस को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। रमेश को तो पता भी नहीं था कि उस ब्रेव केस में है क्या। फिर भी वह घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी और बच्चों को बताता है। जैसे ही वे लोग ब्रेव केस खोलते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ब्रेव केस में पूरा पैसा ही पैसा भरा हुआ था। ये देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब रमेश इन पैसों से अपना खुद का एक ढाबा खोलता है, जो मिट्टी का नहीं अब पक्के बनवाता है, और ग्राहकों के बैठने के लिए भी अच्छे कमरे बनवाता है ताकि वह वहाँ आराम से खा सके, पानी की बूंदें वहाँ ना गिरे। रमेश का ढाबा तो पहले ही अपने स्वाद के लिए बहुत फेमस था। अब इस तरह से पक्का ढाबा बन जाने के कारण लोगों की भीड़ जमने लगती है। लोगों को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता था। अब लोगों को पानी के मौसम में भी वहाँ दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अब वह पक्का था और पानी नहीं टपकता था। रमेश के ढाबे में खाने के लिए अब तो लोग दूर दूर से आया करते थे। अब रमेश और उसका परिवार बहुत खुश था अपने जीवन में।